ये मोदी जी जब से सरकार बनाए हैं तब से पाकिस्तान चाइना के अलावा भी कोई डर रहा है। अरे डर रहा है देश का आम आदमी। कब वो ये नोटबंदी करते हैं, कब वो देशबंदी करते हैं। अब तो चौबे जी बता रहे थे ये तो रेलवे बेच दिए है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण। अब बताइए हमारा बच्चा लोग नौकरी कहाँ पाएगा हैं? अरे भाई मोदी जी हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा बुरा ही दिन हमको लौटा दीजिए, नहीं चाहिए अच्छा दिन हमको। जय हिंद। अभी आप जिसे सुन रहे थे उनका नाम विरोधी चाचा है और ऐसे चाचाओं की हमारे देश में कमी नहीं है। चाचा क्या भाई भी बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े प्रकांड पंडित हैं कि न्यूज़ की हेडलाइन को सुनकर और देखकर और पढ़कर ही पूरी न्यूज़ को समझ लेते हैं और पूरे देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार भी कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पोस्टर पर एक पर्टिकुलर सीन को देखकर सिनेमा में बैठते हैं और फिर 2 घंटे की सिनेमा में उस सीन को ढूंढते रहते हैं और फिर वो जब सीन नहीं मिलता है तो यही लोग बाहर आकर कहते हैं कि फिल्म खराब है। ऐसे ही एक अफवाह उड़ रही है फ्रेंड्स कि मोदी देश बेच रहा है और मोदी ने रेलवे बेच दिया है। आइए समझते हैं क्या मोदी जी ने सच में रेल बेच दिया है। आखिर नहीं बेचा तो फिर किया क्या है इस रेलवे के साथ उन्होंने, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स अभी के हालात में अगर हम इंडियन रेलवे को देखते हैं तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है, चीन, रशिया और कनाडा के बाद। हमारे देश में रेलवे का टोटल जो नेटवर्क है वो 1,23,236 किलोमीटर का है और टोटल पैसेंजर ट्रेन की जो संख्या है वो 13,523 है, जो पर डे 2,30,00,000 लोगों को लाने और ले जाने का काम करती है। हमारे देश में मालगाड़ी की जो संख्या है वो 9,146 है, जो पर डे 30 लाख टन तक का बोझ ढोती है। हमारे देश में 7,349 स्टेशन है और हमारे देश की आबादी है 1.35 बिलियन। इसका मतलब है 135 करोड़ लोग। अभी तक मोदी जी पूरे देश को 125 करोड़ बोलते बोलते थके नहीं थे कि हमारे देश के लोगों ने हमारे देश की आबादी को 10 करोड़ से बढ़ा दिया और अब हमारे देश की आबादी है 135 करोड़। ये देख लेते हैं, जब हमारे देश की आबादी 1.3 बिलियन है और हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है, तब हमारे देश की स्थिति क्या है। और यहाँ पर जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, सफ़र करने वाले लोग हैं, वो हिंदी वाला सफ़र कर रहे हैं या फिर इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं। हमारे इंडियन रेलवे में 4 तरह के कोचेस होते हैं। पहला 2 टियर, 3 टियर, स्लीपर और जनरल होता है। तो 2 टियर 3 टियर की बात नहीं करूंगा, वहाँ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। स्लीपर में आ जाइए जहाँ पे मिडिल क्लास आदमी सफ़र करता है। तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे तो इसकी लंबाई होती है 23.54 मीटर, इसकी चौड़ाई होती है 3.24 मीटर। अब इसकी सीटिंग कैपेसिटी होती है 72, मतलब 72। अब सच्चाई सुनिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई में तो कोई झूठ नहीं है, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी इसकी केवल होती है 72, लेकिन यहाँ पर 720 लोग सफ़र करते हैं। मतलब एक डब्बे पर 10 गुना ज़्यादा भार आ जाता है। अब इसका देखिए इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। अब यहाँ पर जो जगह है ना वो एकदम कंजस्टेड हो जाती है, मतलब लोग यहाँ से वहाँ हिल भी नहीं सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में बाथरूम जाना है भैया तो वो धोती में हुए बिना नहीं रहेगा, या फिर आप इतने सक्षम हो कि आप उसको रोके रहे, जो आपके लिए और आपके सेहत के लिए हानिकारक है। अब क्या होता है, मान लीजिए आपको बाथरूम जाना है तो आपको उछल कूद मचानी होगी। एक जवान और तरुण आदमी ही केवल बाथरूम की राह को पकड़ सकता है, क्योंकि वो तो सीटों पर सर पर ना जाने कैसे कैसे जाकर वो बाथरूम पहुंचेगा, और जब बाथरूम में पहुंचेगा तो देखिएगा बाथरूम की हालत, ओ माशाअल्लाह, ऐसा बाथरूम, ओ हे कृष्णा हे राम, अरे एकदम जबरदस्त बाथरूम होता है कि देख कर उसके चेहरे पर 4 कोण की मुस्कान आ जाती है और बस वहीं से लौट आता है अपने पेट को दबाए हुए। बूढ़े लोग के लिए तो ये मिशन इम्पॉसिबल है कि वो बाथरूम तक जा पाए, कि भैया कॉरिडोर में भी इतनी भीड़ होती है, झूला लोग टांग कर झूलते हैं, ऐसी हालत है, क्योंकि वेटिंग मार मार के अनरिजर्व लोग भी उसमें आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसी हालत होती है। उसमें से शर्मा जी और यादव जी अपने बीच कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गर्म हवाएं छोड़ेगा। यादव जी जब छोड़ते हैं गर्म हवा तो शर्मा जी भी ढों से गर्म हवा छोड़ देते हैं।
तो इस तरह से पूरा माहौल कंजेस्टेड की वजह से बिगड़ जाता है। सबसे पुअर फैसिलिटी है इसमें, कोई हंसने जैसी बात नहीं, लेकिन सबसे पुअर ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। वॉशरूम तो हो गया, अब कैंटीन के खाने की जरा बात कर लेते हैं। तो कैंटीन का खाना जो होता है ना, A1 फैसिलिटी होती है। जापान, रशिया, चाइना फेल कर जाएंगे और देख कर तो हैरान हो जाएंगे फ्रेंड्स। कैसी कैंटीन फैसिलिटी होती है यहाँ पर? जो क्वालिटी होती है एकदम थर्ड क्लास, एकदम पुअर होती है और सबसे घटिया क्वालिटी का खाना मिलता है यहाँ पर। इस खाने को अगर 3 महीने केवल खली खा ले तो नली रह जाएगा, खली नहीं रह जाएगा फ्रेंड्स। सबसे हाई प्राइस होता है, 10 रुपए की पानी की बोतल को 15 से 20 में बेचा जाता है। ऐसे जो इसको सर्व करने वाले लोग होते हैं, जो खाने को पहुंचाते हैं, वो एक आदमी जो अंडा पकौड़ा सवेरे लोड करता है ना, वो पूरी 12-13 स्लीपर की बोगी में घूमते रहता है जब तक वो अंडा पकौड़ा बिक ना जाए। वो सवेरे 4 से 5 बजे भोर में बना हुआ अंडा पकौड़ा वो पूरे दिन बेचता है जब तक है। और इसमें देखिए, ये अंडा पकौड़ा एक बोगी में 30 में, एक में 50 में, एक में 100 में, एक 150 में भी बेचते हैं लोग। मतलब प्राइस यहाँ पर तो एकदम मतलब प्राइवेट को भी मार्क कर दिए हैं। प्राइवेट तो सीजन वाइज प्राइस चेंज कर दी है, तो 1 घंटे में ही सारे प्राइस को चेंज किया जा रहा है। और ये जो पुअर फैसिलिटी, ये जो लोग इसको खाने को सर्व करते हैं ना, ये लोग इसी हाथ में तम्बाकू खाते हैं, इसी से इसको मुंह में डालते हैं, फिर इसे निकाल के फेंक देते हैं, फिर उसी से आपको वो खाना सर्व करते हैं। दिन भर कहाँ कहाँ हाथ डाल के खुजाते रहते, फिर उसी खाने और फिर उसी हाथ से आपको वो लोग खाना भी सर्व करते हैं। ये तो मतलब एकदम बेकार तरीका है, मतलब लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। आपने तो कई बार वीडियोस भी देखे होंगे कि उस बाथरूम को जिससे फ्लश किया जाता है, इससे वो लोग चाय बनाते हैं। मतलब एकदम बकवास फैसिलिटी। और ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब चीज़ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। आप क्या कर लेंगे? और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो सफ़र होता है हमारा, ये 1-2 घंटे का नहीं होता है, ये लगभग 36 घंटों का, 24 घंटे का, मतलब 1 से 1.5 दिन का सफ़र होता है। और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है ना, अभी वो बहुत ज़्यादा बुरी है। इसमें जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो सफ़र नहीं कर रहे होते, तो इंग्लिश वाला सफ़र, मतलब प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की दिक्कतें झेल रहे होते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी फिलहाल हमारे देश में है। और ये हालत तब है जब हमारे देश का रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेलवे है और हमारी आबादी फिलहाल 1.35 बिलियन, मतलब 135 करोड़ है। एक पॉइंट और ले लीजिए, लेट लतीफ वाला पॉइंट। हमारी इंडियन पुलिस और इंडियन रेलवे के बारे में एक कहावत मशहूर है कि इंडियन रेलवे और इंडियन पुलिस कभी भी टाइम पर नहीं आएंगी। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स इंडियन रेलवे का, वो है लेट होना। कई बार तो ये पैसेंजर गाड़ियाँ मालगाड़ियों की तरह ही चलती हैं। मतलब एक बार जहां ट्रैक पर खड़ी हो गई तो फिर वहीं खड़ी रहती है, आगे हिलने का नाम नहीं लेती है। 1 घंटे के सफ़र को ये 10 घंटे का सफ़र कर देती है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, जगह हैं जहां पर ट्रेन का 10-12 घंटा लेट होना तो बनता ही है। प्रयागराज वाली लाइन ले लीजिए, सिकंदराबाद वाली लाइन ले लीजिए, फिर दिल्ली और मुंबई वाली लाइन ले लीजिए। यहाँ पर गाड़ियाँ अक्सर आप देखेंगे तो लेट रहती है और काफ़ी लेट रहती है। उत्तर भारत में तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अगर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा जाएगा सबसे ज़्यादा रेलवे लेट कहाँ चलती है, तो हमारे उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा रेलवे लेट चलती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी हैं जब हमारा रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेलवे है और हमारी आबादी 135 करोड़ की है। आइए जरा मालगाड़ी को भी देख लेते हैं कि मालगाड़ी की हालत क्या है फ्रेंड्स। तो मालगाड़ी के फ्रेंड्स की हालत ये है कि अदर कंट्रीज में देखेंगे तो मालगाड़ियों के लिए अलग से रूट बनाए हुए हैं, वो उनकी खुद की पटरी, वो अपनी ही पटरी पर दौड़ती है। पैसेंजर ट्रेन को वहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमारे भारत में ठीक इसका उल्टा है, मालगाड़ियाँ और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ती हैं और हमारे देश की जो मालगाड़ियाँ 30 लाख टन डेली वजन इतना ढोकर यहाँ से वहाँ ले जाती हैं, वो जब खड़ी होती हैं तो बस खड़ी हो जाते हैं और हिलने का नाम नहीं होती है। इसीलिए कई बार कहा जाता है जब पैसेंजर ट्रेन बहुत लेट करती है तो ये तो मालगाड़ी से भी ज़्यादा बेहद हो गई है। तो ये हालत है हमारे इंडियन रेलवे की मालगाड़ियों की। मालगाड़ी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा किसी भी इकोनॉमी में होता है फ्रेंड्स। तो इस समस्या को सरकार भी देख रही है। जब हमारी आबादी इतनी है और हमारे देश का जो रेलवे है 4थे स्थान पर है, तो हमारी स्थिति ये है। तो 2030
में हमारी स्थिति क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को हमारी भारत सरकार भी देख रही है और इसी के लिए रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसको देखते हैं जरा विस्तार में। इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है और हमारी आबादी 135 करोड़ है, तब हमारी ये हालत है। तो 2030 में हमारी आबादी हो जाएगी 150 करोड़। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी जनसंख्या सवारी कर पाएगी, सफर कर पाएगी या फिर इंग्लिश वाला सफर करेगी। तो इसी समस्या को सरकार ने अभी से भांप लिया है और वो करना चाहती है हमारी समस्याओं का निदान। और इस समस्या के निदान के लिए अभी जो 13,523 ट्रेनें चल रही है ना, उसको बढ़ाकर 20,000 करना बहुत जरूरी है। और हमारी फ्री ट्रेन मतलब मालवाहक रेलगाड़ियों के लिए अलग से पटरियां बिछाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा ये वाला ट्रेन टाइम पे पहुंच सके और हमारा ये वाला ट्रेन भी टाइम पे पहुंच सके, ताकि हमारा इंडस्ट्री और हमारा पॉपुलेशन दोनों समय पर चले और हमारे इकोनॉमी का टाइम इज इक्वल टू मनी, मतलब पैसा बचता रहे। तो उसके लिए हमारे देश की गवर्नमेंट को जरूरत है 50 लाख करोड़ रुपए की। अब 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जब होगा ना, तब जाकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाएगा, तब जाकर 20,000 पैसेंजर ट्रेन हो पाएंगी और नया रेलवे पटरी बिछ पाएगा हमारी माल गाड़ियों के लिए। आप कहेंगे भाई ये पैसा तो आप उधार ले लीजिए वर्ल्ड बैंक से। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक से उधार लेना कोई मजाक का काम नहीं है। वर्ल्ड बैंक उस पर इंटरेस्ट लेता है, फ्री में पैसा कोई भी नहीं देता। अगर मान लीजिए इतना सारा पैसा 1% के हिसाब से भी अगर वर्ल्ड बैंक से लिया गया तो 50 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? 5 लाख करोड़ रुपए पर मंथ हमारी गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसी बर्डन को कम करने के लिए हमारा जो एक्सटर्नल कर्ज है वो कम रहे, वो ना बढ़े, इसलिए हमारी सरकार ने कोशिश की है कि प्राइवेट प्लेयर को बुलाया जाए, मतलब प्राइवेट कंपनियों को न्योता दिया है कि भाई आप आए, आप हिस्सेदारी लें इसमें, ताकि हमारा एक्सटर्नल कर्जा ना बढ़े और हमारे देश का पैसा देश में रहे। तो देश का पैसा देश में बना रहे, इसीलिए हमारी भारत सरकार प्राइवेट कंपनियों को न्योता दे रही है कि आप आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए। तो हमारी भारत सरकार ने 109 व्यस्त मार्गों को रेखांकित किया है, आइडेंटिफाई किया है, जहां पर अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती है। इनको 12 भागों में बांटा गया है और इन 12 भागों की बोली ली जाएगी, नीलामी ली जाएगी और इस 12 भागों को अलग अलग कंपनियां खरीदेंगी। अब एक बात समझ लीजिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। यहां पर किसी कंपनी में 3 चीजें होती है, ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल। यहां पर ओनरशिप और कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट के पास। ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों ने रेलवे खरीद लिया है तो ये मनमाने काम चलाएंगी, और ऐसा नहीं होगा। इन सब को गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा और भाव भी उनके हिसाब से रखने पड़ेंगे। अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस रखेंगे तो यहां पर गवर्नमेंट उनको पेनल्टी लगा देगी, बहुत सारा रुपए का जुर्माना लगा देगी। और इसीलिए सरकार क्या कर रही है, 150 केवल 150 ट्रेनें इन कंपनियों को दे रही है चलाने के लिए। और वो जो मार्ग आप देख रहे हैं ना, उसमें जो मार्ग आता है, व्यस्त मार्ग है पटना, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, प्रयागराज, हावड़ा, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई। ये कुछ व्यस्त मार्गों मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इस मार्गों में जो ट्रेनें चलती हैं वो अक्सर 10-12 घंटे लेट चलती हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, इन कंपनियों को जो मैनेजमेंट दिया जा रहा है ना, केवल 35 साल के लिए दिया जा रहा है। 35 साल के बाद ये जो चीजें हैं ना, सरकार के कंट्रोल में कंप्लीटली आ जाएंगी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना परसेंट है, तो इंडियन रेलवे को अगर 100% मानिए ना, तो केवल 5% ट्रेन को सरकार निजीकरण कर रही है, प्राइवेट हाथों में दे रही है, जबकि ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा। उनको उसके गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो भैया ये निजीकरण है क्या देश का प्रॉफिट है? भैया ये देश का प्रॉफिट है। अब आप जरा समझिए कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के आने से क्या फायदा होगा देश को। सबसे पहले जो चीज है ना, जो रेलवे चलती है ना लेट, वो लेट नहीं चलेगी, टाइम पे चलेगी। अभी आपने जो देखा तेजस एक्सप्रेस में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, तो वहां पर क्या, अगर रेल तेजस एक्सप्रेस लेट हो जाती है, अगर 1 घंटे लेट हो जाएगी ना, तो आपके
अकाउंट में 100 रुपया तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, मतलब 100 रुपया तुरंत वापस हो जाएगा आपके अकाउंट में। अगर 2 घंटे लेट होगी ना तो 250 मतलब 250 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 3 घंटे जो लेट हो गई तो 350 और ऐसे ये बढ़ता जाएगा। जितने घंटे लेट होगी उतने की पेनल्टी उनको लगेगी और ये गवर्नमेंट लगाएगी जिसके पास ओनरशिप है, जिसके पास कंट्रोल है। तो प्राइवेट कंपनियां, ये 100 रुपये एक आदमी का है और एक ट्रेन में हजारों लोग सफर करते हैं और एक दिन में 2 करोड़ 30 लाख लोग रेलवे से सफर करते हैं, तो इतना सारा पेनल्टी प्राइवेट कंपनियों को भरना पड़ेगा। तो ये प्राइवेट कंपनियां पेनल्टी नहीं भरेंगी, ये रेलवे को टाइम पे चलाएंगी। जापान में आपको हमेशा आपने फैक्ट्स वगैरह सुना होगा कि जापान की रेलवे कभी लेट नहीं होती। एक बार जब लेट हुई थी तो उसने क्या किया था, यात्रियों को सर्टिफिकेट दिया था कि भैया आप जाके कंपनी बोलिए कि आप हमारे वजह से लेट हुए। प्रत्येक पैसेंजर का जितना भी पैसा था वो पैसा उन्होंने रिफंड किया उनको, क्योंकि 5 सेकेंड केवल 5 सेकेंड ट्रेन लेट हो गई। तो और जापान की जो रेलवे वो गवर्नमेंट नहीं चलाती, वहां पर गवर्नमेंट के हाथ में ओनरशिप और कंट्रोल है। मैनेजमेंट कंप्लीटली किसके हाथ में है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। जापान की रेलवे को 5 बड़े भागों में बांट दिया गया और अलग अलग भाग अलग अलग कंपनियां संभालती हैं और देखती हैं। इसीलिए जापान का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया रेलवे है जहां पर ट्रेन लेट नहीं होती है। तो उसी मॉडल को भारत सरकार ने भी अपनाया है ताकि हमारा जो ट्रेन का लेट होने का जो टाइमिंग है ना वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। और उसमें एक फायदा हो गया कि जो हमारी मालवाहक गाड़ियां हैं ना उनके लिए अलग पटरियां बिछाए। अब गवर्नमेंट अगर पटरियां बिछाएगी तो उसको बहुत खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर ट्रेन की बोगी, कोच, ये सब जो मेंटेनेंस का खर्चा है कौन उठाएगा, प्राइवेट कंपनी उठाएगी। ठीक है, और ये जो पटरियों का मेंटेनेंस, गाड़ियों का मेंटेनेंस, रेलगाड़ियों का मेंटेनेंस सब कौन देखेगा, ये प्राइवेट कंपनियां अपने अपने रीजन में देखेंगी। तो यहां पर क्या हो गया, गवर्नमेंट का खर्चा कम हो गया, मैनेजमेंट का खर्चा कम हो गया और गवर्नमेंट को क्या करना है, सिर्फ देखभाल करनी है और गवर्नमेंट इससे पैसा कमाएगी। गवर्नमेंट क्या, बिजली कौन, ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन चलती है बिजली से। जो बिजली उनको प्रोवाइड करेगी ना उस बिजली का भी वो चार्ज लेगी, फिर टैक्स लेगी, फिर रेवेन्यू जो पूरा साल भर में कमाएंगे, जितना पैसा कमाएंगे उसमें उसकी हिस्सेदारी भी होगी। तो इसमें क्या होगा, आने वाले 35 साल में हमारा रेलवे, ये जो रीजन है जहां पर लेट वगैरह चलती है, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। और जब प्राइवेट कंपनियां किसी सेक्टर में जाती है ना तो वो बहुत सारा जॉब जनरेट करती है, प्राइवेट जॉब बहुत सारे जनरेट हो गए, जिससे हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी। और सर्विस जो अभी हम आगे डिस्कस किया है उससे 100 गुना अच्छी होगी फ्रेंड्स। तो अब क्या चाहिए आपको, बेटर सर्विस मिल रही है, बेटर प्राइस। यहां पर जो प्राइस को लेकर और नौकरी को लेकर बहुत से लोग डाउट में हैं। प्राइस फ्रेंड्स यहां पर नहीं बढ़ेंगे। अब आप देखिए एयरलाइन से आपने कभी सफर किया होगा तो वो डायनेमिक प्राइस रखते हैं। अब डायनेमिक प्राइस को आप समझ लीजिए क्या होता है डायनेमिक प्राइस। डायनेमिक प्राइस मतलब क्या होगा, आप 4 महीने पहले आप टिकट तो बुक करते हैं, तो 4 महीने जो टिकट आप बुक करेंगे एयरलाइंस में तो आप समझिए 2000 रुपये आपको लगेगा। लेकिन आप जब तुरंत बुक करेंगे तत्काल में तो आपको यही 8000 7000 देना पड़ेगा। तो रेलवे में भी लोग यही करते हैं, 4 महीने पहले ही टिकट बुक करते हैं। तो वहां पर ये जो प्राइस है ना फिक्स नहीं है। फिलहाल जो अगर आप यहाँ से जाएंगे तो अगर आप यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते हैं, बस्ती गोंडा वगैरह जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो फिलहाल स्लीपर में 750 रुपया है और ये पूरे साल 750 ही बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो यहाँ पर इसकी प्राइस में आप देखेंगे कभी 400 होगा, कभी 300 होगा और कभी 1000 रुपये भी हो जाएगा बिजनेस के हिसाब से। अब वैसे भी आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा लोग गांव के जाते हैं वेकेशन में, मतलब गर्मी के टाइम में, तब दलाली भी देते हैं ना लोग। टिकट नहीं मिले तो क्या करते हैं, दलाल को पैसा खिलाते हैं। 2000 3000 4000 ऐसे एक एक टिकट के पीछे लोग खर्च करते हैं, तब जाके कहीं गांव जा पाते हैं। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने बड़े ध्यान से स्टडी किया है और उसके बाद तब ये सब फैसला लिया है जो हमारे देश के हित में है। और प्राइवेट प्लेयर के आने से कुछ बदलने वाला नहीं है। बदले क्यों, तो केवल व्यवस्था, सर्विसेज अच्छी होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा जो इंडियन रेलवे जो धब्बा लग गया है ना, जो कहावतें चल पड़ी हैं कि इंडियन रेलवे लेट रहती है, वो धब्बा प्राइवेट प्लेयर के आने के बाद आप देखेंगे
खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, रेलवे के निजीकरण के लिए सरकार ने कुल 20 कंपनियों को इसका न्योता दिया है। उसमें कुछ हमारी भारत की प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें टाटा, अंबानी, अडानी और वेदांता है। इसमें कुछ विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। तो रेलवे को केवल वही कंपनी खरीद पाएगी जिसका फाइनेंशियल ईयर में शुद्ध मुनाफा, नेट मुनाफा 1165 करोड़ से 1600 करोड़ का हो। केवल वही कंपनी रेलवे को खरीद पाएगी। बाकी और कंपनियां इसमें बिडिंग वगैरह नीलामी के लिए भाग नहीं ले पाएंगी। तो सरकार 150 ट्रेनों को बेचने वाली है, नीलाम करने वाली है, और ये प्रोसेस होने वाला है 2030 तक। 2022 और 23 में वो 12 ट्रेनों को चलाने वाले हैं, प्राइवेट ट्रेन को, और 2023-24 में 45 ट्रेनों को, 2025 और 26 में 50 को, और 2026 और 27 में 27 ट्रेनों को चला जाएगा। तो इस तरह 150 प्राइवेट ट्रेनों को पटरियों पर उतारा जाएगा उन 109 रीजन में जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेन लेट चलती हैं, जो सबसे व्यस्त मार्ग है हमारे भारत के। इसमें बहुत से लोगों की आशंका यह है कि रेलवे का निजीकरण होने से यहाँ पर जो नौकरियां आती हैं, जो नौकरियों की लोगों की भर्ती होती है, वो प्राइवेट सेक्टर करने लगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है 3 चीजें, ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल। मैनेजमेंट केवल जा रहा है इन निजी कंपनियों के हाथों में, वो भी केवल 150 ट्रेनों का, और कुछ पर्टिकुलर रीजन पे जहां पर सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है रेलवे, जहां पर सबसे ज्यादा लेट चलती है रेलवे। तो टोटल जो कंट्रोल और ओनरशिप ये रहेगी रेलवे के हाथ में। तो रेलवे ही भर्ती करने वाला है लोगों को। तो आपकी अगर गवर्नमेंट नौकरी की चाह है तो आपकी गवर्नमेंट की नौकरी कहीं नहीं जा रही है। आप उसी तरह का जो प्रोसेस पहले चल रहा था वैसे ही आपकी भर्ती होने वाली है। तो आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए हमारे देश की सरकार ने तय किया है निजीकरण करने का, वो भी केवल 35 साल के लिए। तो रेलवे नहीं बेचा है, मोदी देश नहीं बेच रहे हैं, रेलवे नहीं बेच रहे हैं, केवल 5% हिस्सेदारी दे रहे हैं। और इसको बोलते हैं PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों से हाथ मिला रहे है। ये मॉडल जापान में बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसी मॉडल को हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ऐसा करने से हमारे देश का कर्ज भी नहीं बढ़ेगा। मैं भी चाहता हूँ, इसमें विदेशी कंपनियां भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे देश की जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं इस रेलवे को चलाए, ताकि हमारे देश का पैसा देश में रहे। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का जो पैसा है वो बाहर जाए। अगर ऐसा जाएगा तो हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ इन्हीं में से जो कुछ हमारे इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन प्राइवेट कंपनियां हैं, वही हमारे रेलवे चलाएं, ताकि सब कुछ हमारे हित में रहे, हमारे देश के हित में रहे। जब कभी आपके सामने ऐसी कोई बात आए कि देश सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, तो फ्रेंड्स उन अफवाहों पर ध्यान मत दे। अपने चश्मे से दुनिया को देखें। दूसरे के चश्मे से आप जब भी दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया धुंधली ही नजर आएगी, क्योंकि उसका नंबर अलग है और आपका नंबर अलग है। उसका IQ अलग है, आपका IQ अलग है। फ्रेंड्स, तो कभी सुनी सुनाए बात पर मत जाएं। कौवा कान लेके चला गया, इससे कौवे के पीछे भागने से अच्छा है आप अपना कान चेक कर ले। फ्रेंड्स, तो हमेशा तथ्यों को जानकारी रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स, वैसे भी अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में फैसला करेंगे तो उसका भी हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक 2 इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। यहाँ पर सारी चीज़ें फेवर में आने वाली नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी तो ज़्यादा नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने बहुत मिनिमम रखा है इसको, ताकि सरकार को कोई नुकसान नहीं हो। यहाँ पे एक मैनेजमेंट जा रहा है हमारे प्राइवेट प्लेयर के हाथ में, कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं जा रहा है। नौकरियाँ आपकी ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, और हो सकेगा तो प्राइवेट कंपनियों के आने से हमारे यहाँ पर नौकरियों की बाढ़ आएगी और हमारे देश की बेरोजगारी खत्म होगी। तो प्राइवेटाइजेशन कोई नई शुरुआत नहीं है। भारत रत्न राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद से हमारा आपने देखा है कि कितना ज़्यादा विकास हुआ हमारे देश का, और वही आज की सरकार भी कर रही है। मैं किसी सरकार का विरोधी वगैरह नहीं हूँ, मैं तथ्यों को समझता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो मैंने यही अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैंने जो समझा है, जो एक्चुअल फैक्ट है, वो आपके सामने रखूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।